बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का बहुत बड़ा ऐलान कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक जलसे में असम्बलियां तहलील करने की तारीख देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ अदालती घेरा तंग। सवाल यह है कि क्या सियासी मुस्तकबिल का फैसला अदालती फैसलों से मशरूत है। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद की खिचड़ी में भी उबाल आने लगे हैं। इसका नतीजा क्या बरामद होगा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी पर जब बात करेंगे कि लड़खड़ाती मईशत पर एक और बार गर्दशी कर्जों का बढ़ता हुआ अंबार, पेका कानून के पोस्टमार्टम की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आज ही के प्रोग्राम मुकाबिल में आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से पुलिस अफसरान हैं जिन्हें नवाजने की तैयारियां की जा रही हैं। कराची के हवाले से हमने आपके साथ बात करनी थी, इसका फॉलोअप भी आपको देना था कि कराची के अंदर जो जराइम की होश रुबा दास्तान है, आज मुकम्मल तफसील उसकी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, अदालती फैसलों के ऊपर भी आएंगे। 20 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट समात भी होने जा रही है खान साहब को ले, मगर जो असम्बली तहलील का मामला ऐसा महसूस होता है कि एक जगह पर खड़ा हो गया। यह के बाद दीगरे हमें मुख्तलिफ तारीखें सुनने को मिल रही हैं। अब 17 दिसंबर की तारीख है ऐलान के हवाले से। आपको लगता है कहीं पर काफ लीग और पीटीआई आपस में एक पेज पर नहीं है पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर? ये कभी ऑन एंड ऑफ ये तासुर आता रहता है, मगर आज का जो ऐलान है कि पहले कहा जा रहा था कि 20 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा या 20 दिसंबर का ऐलान किया जाएगा असम्बली तहलील करने का, तो अभी 17 का अनाउंसमेंट जिस तरह किया गया है, फिर लाहौर में किया गया है, अपने सियासी गढ़ में किया गया है और उसकी जो हाइप बनाई जा रही है, ये तासुर दिया जा रहा है कि 17 तारीख को इमरान खान जो है असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे। अभी ये भी ज़राए के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि 20 तारीख को होगा, 23 तारीख को होगा, मुख्तलिफ़ तारीखें चल रही हैं, मगर सवाल अभी भी है कि आया वो ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते। और अगर नहीं करते तो मेरे ख़्याल में ये उनको एक सियासी सेटबैक होगा। इससे एक तो सेटबैक इसलिए होगा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीडीएम बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि अगले साल से पहले, और वो भी अगले साल की नवंबर तक इलेक्शन कराने के लिए जितना इसको खींचा जा सका वो खींचना चाहेंगे, और कोई आईनी कानूनी तरीका नहीं नज़र आ रहा जिसके ज़रिए उनको हटाया जा सके, और सियासी तौर पे उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान बार बार उनसे उम्मीद लगाए रखते हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर मेरा नहीं ख्याल है इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी कि आउट ऑफ द वे जाके वो पीडीएम को प्रेशर करे या आउट ऑफ द वे जाके वो इमरान खान साहब की प्रेशर की बात सुने और इसके असम्बलियाँ नए इलेक्शन की जो है तारीख के मतलब फ़ैसले करवाएं। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं आते कर रहे, बिल्कुल भी लगता नहीं है कि वो ऐसे उसकी तरफ माइल हैं। अभी परवेज़ इलाही वाला एक क्वेश्चन रहता है कि वो पता नहीं तैयार हो गए हैं, अगर तो तहलील का असम्बलियों का करते हैं तो ज़ाहिर है इससे तो यही तासुर मिलता है कि परवेज़ इलाही साहब ऑन बोर्ड हैं। आज मुनिस इलाही साहब की मुलाकात का भी बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब से मिल रहे हैं या मिल गए हैं, तो ये अगर फ़ैसला हो गया और हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर ये जो तासुर बना है, क्योंकि आप देखें सियासत जो है ना परसेप्शंस पे चलती है। यहाँ पे परसेप्शन ये है, पहले इमरान खान साहब की बुरी परसेप्शन थी कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर जब उनको निकाला गया एकदम ओवरनाइट उनकी परसेप्शन चेंज हो गई। अभी जो इकॉनमी के लिहाज से पीडीएम की परसेप्शन ख़राब है और लग रहा है कि इमरान खान ने जो पिछले 8 माह में सियासत की है, जलसे, जुलूस, रैलीज, तकरीरें, उससे एक वो ऊपर की तरफ जो है गामजन नज़र आते हैं कि उनका अभी जो है ग्राफ बहुत ऊपर है और पीडीएम का नीचे है। मगर ये जो विक्ट्री का उनकी परसेप्शन है, ये जो तासुर है, अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो ये टूटने का अंदेशा है। वो इसलिए कि 8 माह में भी इनका पहले ख्याल था कि ये 2-3 माह में इलेक्शन करवा लें, 2-3 माह में नहीं हो गए। 8 माह का अब हो चुके हैं और इलेक्शन ये नहीं मजबूर कर सके इस्टेब्लिशमेंट को भी या पीडीएम को करवाने में। अगर ये ताख़ीर जो है अगली नवंबर तक चली जाएगी तो ये तासुर मिलेगा कि इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली में कामयाब नहीं रहे
और आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी फिकल है। ये आप देखें 8 माह पहले इमरान खान साहब का ग्राफ नीचे जा रहा था, अब ऊपर जा रहा है। तो वैसे तो लगता है कि मुआशी इंडिकेटर्स देखते हुए कि पीटीआई जो है वो ठीक ही रहेगी, और क्योंकि पीडीएम नज़र नहीं आता कि उनके पास कोई मुआशी फार्मूला है या ऐसे हालात हैं जिसके अंदर कोई टर्न अराउंड कर सके। मगर यू नेवर नो, पाकिस्तान के अंदर जो है एकदम से कुछ हो सकता है, पता नहीं आज से साल बाद क्या सूरत हाल हो, हालात बदल सकते हैं। तो वो इतने 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि जो आज उनका इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो एक साल बाद भी होंगे। तो उनको ये अभी सूट करता है कि वो तहलील करें। दूसरा, उनकी ये परसेप्शन टूट जाएगी कि जनाब वो देखें उनकी कामयाब हिकमत की वजह से उन्होंने अपना परसेप्शन भी ठीक कर लिया, पीडीएम को भी जो ज़लील रुस्वा कर दिया और अपनी मर्ज़ी से टर्म्स डिक्टेट की। ये परसेप्शन जो अगर टूट गई और अगले साल तक बात चली गई तो फिर मैं समझता हूँ उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए उनके लिए ये मेरे ज़ाती ख्याल में डू एंड डाई चीज़ है, इनको तहलील करना चाहिए। क्योंकि अगर तहलील नहीं करते अब तो फिर मार्च में, ये दिसंबर में अगर नहीं करते तो मार्च में अगर इलेक्शन नहीं होते, आगे अप्रैल आ जाता है, रमज़ान आ जाता है, रमज़ान के बाद ईद आ जाती है, या मिड में चला जाता है। मिड में के बाद है आप देखिएगा फिर आगे जून जुलाई अगस्त रह जाता है, आगे 3 माह हैं। तो फिर 3 माह से तो कोई एक्सक्यूज़ मी कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत क्रूशल है कि ये असम्बलियाँ तहलील कर दें। अब पता नहीं करेंगे तो ये भी लगेगा कि शायद परवेज़ लाई ऑन बोर्ड नहीं थे, शायद उनके इख्तियार नहीं था, उनकी पार्टी साथ नहीं थी। सही है, ठीक है। आपने जैसा से आमिर साहब ये बात की कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, मुख्तलिफ ज़राए से, मैं तो नहीं कहूँगी, मुख्तलिफ ज़राए से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जी अब शायद 23 दिसंबर तक बात चली जाए असम्बलियों को तहलील की। आपको नहीं लगता कि जितना ये डिले करते जाएंगे मौजूदा गवर्नमेंट के पास उतना बड़ा रिलीफ है? गवर्नर राज की भी बातें हमने सुनने को मिली, अभी भी हो रही हैं, अदम एतमाद के हवाले से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी बातें अब दोबारा से चल रही हैं। तो मौजूदा हुकूमत इस एज को इस्तेमाल करेगी, उन्हें इसका फ़ायदा हासिल होगा, आपको नहीं लगता? नहीं, वो ये जो बाकी थेरीज़ हैं गवर्नर राज वाला, इसकी कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं है, इसके कोई इसके लिए जो मुहरक़ात चाहिए, जो लवाज़मात चाहिए वो मौजूद नहीं है। मगर हाँ, जो नो और कॉन्फिडेंस वाला जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फैक्टर है, एक्स फैक्टर, और वो है परवेज़ लाई साहब। अगर परवेज़ लाई साहब उनका आखिरी वक्त तक आप उनको ये कह सकते हैं कि पता नहीं चलता, पिछली दफ़ा जिस तरह अभी वो बहस ही चल रही है कि वो आखिर लास्ट मिनट पे क्यों वो दौड़ के पीडीएम से पीटीआई उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। पहले ये बताया गया, मुनिस लाई ने कहा कि जनरल बाजवा ने किया था, आज ये खबरें चल रही थी कि नहीं, जनरल बाज इन्होंने जो है गालबन किसी पीडीएम के नून लीग के किसी लीडर ने कहा है कि नहीं, वो वार्डा हाउस से जो है कॉल आई थी और एक जनरल और से आई थी, तो डार साहब का शायद माज़रत कता कलामी की कुछ और पेचीदगियों पे बात कर लेते हैं, उसके लिए हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार खावर घुमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच खावर घुमन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी खावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। मैं यही बात कर रहा था कि सबसे बड़ी बहस तो है कि इस वक्त 17 को बताया गया है कि वो लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर जो है जलसा करके बड़ा ऐलान करने चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फिर फाइनली असम्बली तहलील होने के मामला तय हो गए हैं और वो डेट दे देंगे 23 की या 20 की? आमर भाई देखें, सियासत हमने तो आपसे सीखी है और आपके तबसरे तज्जिए पढ़ पढ़ के और सुन के तो हम भी थोड़ा सा सियासत के ऊपर अब कमेंट करने वाले हो गए। देखिए, मेरे पास जो इतलात हैं वो उसमें एक तो जो कंसेंसस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये फैसला है कि अगर पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है तो वो बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे, फिर कोई बात आगे चलेगी और फिर आम इंतखाबात जो है वो इकट्ठे ही होंगे। नून लीग या कोई भी सियासी जमात, खास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाए अभी 3 महीने के अंदर अंदर, और उसके बाकी जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन उस 4 महीने के बाद हूँ, तो पंजाब के अंदर जो भी पार्टी जीत के बैठी होगी जाहिर है जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी फिर वही जीतेगी। बड़ा वाज़ेह सा एक इसके ऊपर आप 2+2 कर लेते हैं। अब जो इतलात ये आ रही हैं कि आज दोपहर को जो है लॉ मिनिस्टर
जो आजम नजीर तारड़ साहब और अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है जो है डॉक्टर आरफ अलवी साहब के साथ, और ये तसलसल है जो है मुलाकातों का जो इसाक डार साहब की से पहले हो रही थी जो है डॉक्टर आरफ अलवी साहब के साथ। और चूंकि इमरान खान ने डॉक्टर आरफ अलवी को अपना फोकल पर्सन सारी की सारी ये नेगोशिएशन का तय किया हुआ है, और वो डॉक्टर आरफ अलवी साहब आप ये मैसेज लेके लाहौर गए हैं, जो लेटेस्ट इत्तलात के मुताबिक उनकी ज़मान पाक में मुलाकात हो रही थी या हो चुकी है अभी तक। बुनियादी तौर पर जो सारे का सारा जो मामला आगे बढ़ रहा है वो यही है कि कुछ डेट्स फाइनल हो रही हैं कि किन के ऊपर जो इलेक्शन करवा लिया जाए। वफाकी हुकूमत का ये ख्याल है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें बजट पेश करने दे तो उसके बाद हम चले जाएंगे। जाहिर है इमरान खान किसी सूरत ये बात मानने को तैयार नहीं है, लिहाजा अब देखना यही है कि आइंदा जो ये खान साहब ने जो ऐलान किया कि 17 दिसंबर को वो अनाउंस कर देंगे। मुझे यही लग रहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान आप देखेंगे जो बैकग्राउंड के अंदर इनके आपस में राब्ते चल रहे हैं, और सियासी जमातें कभी भी राब्ते नहीं तोड़ती, क्योंकि ये नहीं मुमकिन हो सकता कि मुल्क के 17 हिस्से में इलेक्शन हो रहा हो, पंजाब और केपी में, और बाकी जो पाकिस्तान आराम से बैठा हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वो ड्राइव करता है पंजाब के अंदर जब इंतखाबात होंगे तो फिर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात का माहौल बन जाएगा और इंतखाबात की तरफ सबको जाना पड़ेगा। एक अहम बात जो मेरे ख्याल में वो भी हम सबके जहन में है कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो इस नहज पे पहुंची हुई है कि अगर फर्ज करें हुकूमत बैठी रहती है और पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां डिजॉल्व हो जाती हैं तो मुल्क के अंदर किसी सूरत में आपको स्टेबिलिटी जो सियासी इस्तेहकाम है वो पैदा होता हुआ नजर नहीं आएगा। सारी दुनिया आपको ये कह रही है, आपके दोस्त अहबाब कह रहे हैं, आपको IMF कह रहा है, आपको बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो भी आपको ये कह रही है कि खुदारा मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, इसके बगैर आपकी मुआशी हालत बेहतर नहीं होगी। ये बिल्कुल आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हालात मुल्क के देखें और मुआशी हालात देखें तो कोई भी इससे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा कि कोई तस्फिया कर लिया जाए, मगर मुझे शक पड़ता है कि नून लीग ने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि उनके यहाँ जो ख़ास तौर पे हॉक्स हैं कि जितना स्ट्रेच किया जा सकते इसको किया जाए, और ये जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ एक तरीक़ाकार है, बहाना है, या आप कह लें एक चाल है कि इनको किसी तरीके से गुफ्तगू में डाल के 1-2 माह का टाइम लेके बगैर अनाउंसमेंट, क्योंकि उनको कोई नहीं रोकता अगर वो अनाउंसमेंट, मेरा ख्याल है बल्कि आप मुझसे ज़्यादा खबर आपके पास होती है कि ये खान साहब तैयार हैं शायद 1-2 महीने भी स्ट्रेच करने पे, अगर ये इसका ऐलान कर दें। वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, वो बातचीत किए जा रहे हैं, और उनका है कि ये किस तरीके से अगर मई तक स्ट्रेच कर दी बातों की वजह से तो ये फिर वो जीत जाते हैं, फिर आगे 2-3 बार रह जाती हैं। अच्छा, जो नून लीग के दोस्त अहबाब है जिनसे हमारी बातचीत चल रही है वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई धक्का दे दे जो मौजूदा हालात में, ताकि हमारे पास भी कोई एक बयानिया हो, कोई नरेटिव हो जिसको लेके हम आवाम में जाएं कि देखें हम आए थे, मुश्किल हालात संभालने की कोशिश की, देखें हमारे खिलाफ साजिश होगी, देखें जो हमारी तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क की इकोनॉमी को संभाला जाए, हमने ये सब कुछ कर लिया। कल की अमर भाई अगर आपने गौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जो है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से के अंदर बिल्कुल एक बात की थी, साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे तो फिर हम भी उनको मान लेंगे। फिर एक और बात की उन्होंने कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है उसी के अंदर रहते हुए ये अपना अदा करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। अब उनको ये लग रहा है क्योंकि आज 2-3 चीजें हुई हैं, BNP मैंगल, JUIF और साथ में मेरी क्लास के मुताबिक एक हाई पावर डेलीगेशन जो का वो भी इस्लामाबाद के अंदर आके बैठ चुका हुआ है, वो भी सारी बातचीत कर रहे हैं। मसला ये है कि इलेक्शन के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, आपने 4 महीने पहले नहीं तो 4 महीने के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। लिहाजा अब हर सियासी जमात ये सोच रही है कि हमने अवाम में कौन सा जो है बयानिया, कौन सा नरेटिव लेके जाना है। इमरान खान को 4 महीने पहले इलेक्शन मिल जाए, 4 महीने बाद में इलेक्शन मिले, इमरान खान को विन विन सिचुएशन ही मिल रही है। देखिए इमरान खान अगर असम्बली से निकल जाता है, उनको इमरान खान को कुछ लोग डरा रहे हैं कि अगर केपी से पंजाब से निकल जाएंगे तो आपको मार पड़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए इवेंचुअली तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो आइन के ताबे रह के अपने आगे बढ़ना है। तो अगर पंजाब और केपी के अंदर हालात खराब हो जाते हैं, आप के टिकट बिठा देते हैं, तो कोई शख्स बता दें कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। कल हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्टर अशफाक हसन साहब को लिया था,
उन्होंने एक तो बात यही की कि पाकिस्तान के जो मुआशी इस वक्त हालात हैं 75 साल तारीख के अंदर कभी भी इतने मखदूश हालात नहीं हुए। ये तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं हर तरफ से जिससे भी बात करें वो यही बात कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड सारे आप तरफ से तजिए पड़े तमाम अखबारात के अंदर, तो वो कोई अगर प्रो पीटीआई है या प्रो पीएमएलएन है या प्रो किसी और जमात है, वो एक बात के ऊपर सारे वो कंक्लूड करते हैं अपने आर्गूमेंट का कि पाकिस्तान की अगर जो है मुआशी हालत बेहतर करनी है तो उसका वाहिद हल है कि आप आवाम से पूछ लें। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद जो हाकमियत का हक है वो आवाम की राय का है, तो आवाम की राय के सामने सबको सरनगू करना पड़ेगा। हालात बड़े आइडियल हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहती है। खबर ये आप बिल्कुल आपकी जो बातें हैं किसी से डिसएग्री नहीं किया जा सकता, पर मुझे नून लीग का डिलेमा ये लगता है कि उनको एक विक्ट्री बयानिया जिस तरह आपने फरमाया एक जीतने वाला बयानिया भी चाहिए और साथ में उनको लिए मजबूरी है कि उनके अभी केसेस काफ़ी सारे ख़त्म हो गए हैं मगर कंप्लीट नहीं हुए हैं। उनको अभी काफ़ी मेरा कुछ महीने दरकार होंगे जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो, मियाँ साहब के भी मुकदमे ख़त्म हो जाएं और उनके भी जो बाकी रह गए हैं अभी ज़मानतें तो हो गई हैं मगर वो बड़ी तेज़ी से गामज़न है कि वो जो उनकी रहाई भी मुकदमात में करप्शन के सारे हो जाए और नैब के अंदर बाकी पीटीएम के लोगों के भी इस तरह की सूरत हाल है, तो इसलिए उनको डेस्परेट हैं कि टाइम चाहिए। तो ये डिलेमा जो है कि नैरेटिव भी चाहिए कि विक्ट्री का और ये भी चाहिए, तो ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स कैसे लेंगे? देखिए अमर भाई, इस वक्त ना नून लीग एक डबल डेप्यूटी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई है। इलेक्शन में वो नहीं जा रहे, डर रहे हैं क्योंकि अननोन जो सूरत हाल है सारी की सारी रिपोर्ट्स उनको मिल रही है। उनको पता है कि इमरान खान इस वक्त जो है अपनी मकबूलियत की हाथ के ऊपर पहुंचा हुआ है। हालात जो भी है जिसकी भी वजह से उसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन इंतखाबी सतह के ऊपर आप किसी पंजाब के अंदर हल्के मेरा ताल्लुक और आपका ताल्लुक सेंट्रल अपर पंजाब से है, लाहौर में जाके बात करें, सियालकोट में, गुजरांवाला, किसी भी हल्के के अंदर जाके बात करें तो सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है इमरान खान एक अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया आगे कि इस हुकूमत की जो मुश्किलात चल रही हैं वो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि जिस तरह बीएनपी मेंगल और जेयूआई इनके इत्तेहादी हैं वो कल रिकॉर्डिक पे जो है बाइकआउट करके चले गए क्योंकि सबको वो नैरेटिव चाहिए। क्योंकि जिस तरह बीएनपी मेंगल है उनका नैरेटिव ये रहा है कि जी वो पंजाब के खिलाफ और वफाक के खिलाफ जो है सूबे की जंग करते रहे हैं महरूम। अब ये है कि वो पंजाब के जब वो एलआई बन गए हैं और साथ में जो वफाक की हुकूमत का भी हिस्सा है तो ये आगे इलेक्शन में नैरेटिव उनको पता है बलूचिस्तान में ये नहीं चलेगा, मगर अभी फ़िलहाल वो दोनों चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जाली सा फेस सेविंग भी कर रहे हैं कि जी हम अलामती बाइकआउट करके वापस आ रहे हैं, मगर उनको कोई इस तरह का बेबुनियाद चाहिए। यही सूरत हाल जेयूई की, यही एमक्यूएम की है, यही अभी बाकी इतलात भी आई हैं कि पश्तूनख्वा इस वक्त कोई इलेक्टोरली तो बड़ी फोर्स नहीं है, मगर आज डॉन अखबार के अंदर जो है सलीम शाहिद हमारे दोस्त की खबर थी कि उनके इख्तलाफात बहुत बढ़ गए और वर्चुअली पश्तूनख्वा अवामी मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई साहब की वो 2 हिस्सों में बन गई है। तो ये टू सम अप ये सारे जो उनके एलाइज के प्रेशर आ रहे हैं और हर एक को जो बयानियाँ चाहिए तो वो कैसे ये दोनों चीज़ें होंगी, हुकूमत भी चाहिए और बयानियाँ भी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक तो अमर भाई ऑलरेडी हम इलेक्शन मोड के जा चुके हैं। हर पोलिटिकल पार्टी कोई वही ख्वाहिश है कि वो अपनी आवाम में जाए और उनके हाथ में कोई एजेंडा हो जो बताए कि ये इसकी वजह से हमने ये नारा लगाया, वो अब मिल नहीं रहा। इमरान खान जिसको हम समझते हैं कि शायद सियासत नहीं आती, इमरान खान ने जो है ना चेस बोर्ड के ऊपर बड़ी अच्छी चाल में ब्रिलियंट मूव्स कर रहा है। अब ये भी बहुत सारे लोगों को शक था कि इमरान खान ऐसे ही दावे कर रहा है कि वो नहीं तोड़ेगा, पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेगा, केपी असेंबली नहीं तोड़ेगा। इमरान खान ने कह दिया कि मैं यकमुश्त दोनों असेंबली तोड़ूंगा, हमारे एमएनए जाके ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस करेंगे, बाकी जो हमारे लोग बलूचिस्तान के अंदर हैं, सिंध के अंदर हैं, सब जगह से हम निकलेंगे और उसके बाद आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं करवा लें। अब जो हालात मुल्क के इस वक्त बने हुए हैं तो कौन इन हालात के अंदर इलेक्शन में जाएगा तो वहां से इनको क्या मार पड़ेगी ये भी सबके सामने। लिहाजा ये जो कोशिश हो रही है ना, आज ये जो मिले हैं, पहले डार साहब मिले, आज आजम मिल रहे हैं और साथ जो है सादक साहब भी मिले हैं, कोशिश इनकी है कोई ना कोई हल निकाला जाए कंसेंसस
डेट इनको मिल जाए। लेकिन वो अमर भाई, मैं इस बात से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अब नून लीग के पास ऑप्शन मेरे ख्याल में खत्म हो गए हैं। अब वो आपके ख्याल में वो वाकई माइल हो गए हैं कि पंजाब में अंदर असम्बली तहलील होने की सूरत में वो कभी भी नहीं चाहेंगे वफाक में रहना, पंजाब बचाना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इनके साथ डील करके जब भी ज़्यादा टाइम लेना चाहेंगे, मगर वो इंटरेस्टेड हो गए हैं कि नेशनल असम्बली की तहलील भी कर दी जाए? देखें ना, अब ये अमर भाई आप देखें कि पंजाब के अंदर हम सिनारियो है ना, इस वक्त जो सारे सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक इमरान खान पंजाब के अंदर एक हैवी मार्जिन से लीड कर रहा है। अब 3 महीने के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और केपी के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। अब बाहर यही लग रहा है कि इमरान खान जीत जाएगा। रमजान से पहले पंजाब और केपी के अंदर जो हैवी मेजोरिटी के साथ इमरान खान की हुकूमत कायम हो जाती है। तो जो कितनी साजिश अहम और जो है सियासी तौर पर अकल होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि वो पंजाब की हुकूमत 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान की गोद में डालें और उसके 4 महीने के बाद वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन में जाएं। और जब पंजाब के अंदर एक हुकूमत बैठी होगी, नून लीग पीटीआई की फर्ज करें, वो जीत जाते हैं, तो फिर नून लीग को पंजाब के अंदर कौन इलेक्शन देगा या कौन उनको वोट डालेगा? बिल्कुल, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। पर मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पीटीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ मफादात हैं, हम क्योंकि उनको इकट्ठा कर देते हैं, कोलिशन में वो इकट्ठे हैं, मगर जिस तरह पीपल्स पार्टी के मफादात और हैं, वो सिंध में आराम से बैठे हुए हैं, उनके पास अपनी पॉकेट मौजूद है, तो उनकी पूरी, जबकि नून लीग के पास इस वक्त किसी सूबाई गवर्नमेंट नहीं है और वो पंजाब किसी सूरत में भी खोना उनके लिए उनकी सियासी मौत है। इस तरह केपी के अंदर जेयूआई और बाकी जो पार्टियां हैं वो अभी अगर वो हार जाती हैं यहाँ पे, तो वो वहाँ से नेशनल से भी निकल जाएंगी, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा है। सो पॉइंट इज़ कि पीपल्स पार्टी के मफादात जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, बाकी पार्टियों के शायद जो मफादात हैं इस वक्त इलेक्शन तहलील करवाने में या इलेक्शन करवाने में वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, एक तो ये है कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो आपको पता है कि वो साइड पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम पीडीएम के इन फैसलों में हमारा कोई देना नहीं, हुकूमत का हिस्सा है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये बड़े आराम से वो इनसे पूछे तो ये वो कह देते हैं कि हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं। लेकिन सर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप कम से कम, मैं तो इसके ऊपर मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अलहदा हों और बाकी अलहदा हों। अगर फर्स्ट असम्बली तहरील कर देते हैं, पीएमएलएन जो है वो अब कौन सा तरीका का इस्तेमाल करेगी, कौन सा वो लीगल और जो है कानूनी और आईनी तो मीन वो इस्तेमाल करेंगे कि जो इलेक्शन को डिले करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी आईनी माहिरीन से बात हुई है वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही एक जो है आइन की वायलेशन होगी अगर किसी सतह के ऊपर ये कोशिश की जाएगी कि जी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो है इकोनॉमिक एमरजेंसी है जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। एक ये भी सिनारियो बिल्डअप हो रहा है कि जी जब क्योंकि केयर टेकर आ जाएंगे पंजाब और केपी के अंदर, जब ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी उसके बाद वफाक के अंदर पीडीएम की हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन पहले ही उनके साथ है, तो वो ये केयर टेकर वफाक और इलेक्शन कमीशन सारे मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि जनाब अल्लाह हमारे लिए नामुमकिन है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये हालात वाक़यात हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया खबर, आपने बड़े अच्छी कीमती मालूमात दी। तजिए तो होते रहते हैं मगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस तुपिका कानून के पोस्टमार्टम समेत आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिन्हें नवाजने की तैयारियां की जा रही हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जब भी हम पुलिस अफसरान की तरक्कियों की बात करते हैं, मेरिट की या नवाजने के ऊपर बात करते हैं, तो ये मामला मेरिट से कम हमेशा एक स्कैम के तौर पर नजर आता है। अब की बार क्या सामने आया है? अब की बार सामने ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहे थे, उस दौरान में एक मुकदमे के उन्होंने पंजाब पुलिस से ये सर्वे मंगवाया कि हमें बताया जाए कि पिछले 8 साल में पुलिस के तकरीर और तबादले के हवाले से कितने हुए, आईजी से लेके नीचे एसएचओज तक।
तो ये रिपोर्ट पेश हुई है जो कि हमारे जो शकूक थे उसको बिल्कुल साबित करती है कि वो बिल्कुल सही थे। बात ये है कि ये बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में अंदर जो गवर्नेंस का सबसे बड़ा मसला है वो ब्यूरोक्रेट्स पे हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि उनके यहाँ पोलिटिसाइज्ड बहुत हो गए हैं, उनके यहाँ जो है इनकॉम्पिटेंस बहुत हो गई है। मगर एक चीज़ जो जवाब जो उनका जायज़ है कि जब तक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना हो, जब तक उनको ये ना पता हो कि उन्होंने कितना अरसा रहना है, तो वो कोई भी अफसर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। कोई भी अफसर जब किसी जगह पे लगता है, सूबे में, ज़िले में, तहसील में, तो उसको एक टाइम चाहिए होता है सेटल डाउन होने का, अंडरस्टैंड करने का। और जो ही वो अंडरस्टैंड करता है तो ये बताता है कि ये उस वक्त उसको फारिग करके तब्दील करके कहीं और कर दिया जाता है। और ज़्यादातर तनकीद जो की जाती है वो इसलिए कि सियासी इंटरफेरेंस है। उसके बाद क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी चाह रहा होता है, कोई MP MNA कोई शिकायत कर देता है या चीफ मिनिस्टर साहब कोई खुश नहीं होते या वफाक से किसी की शिकायत आ जाती है, उसको हटा दिया जाता है। और अक्सर जो हटाया जाता है उसको सही काम करने पे ऊपर हटाया जाता है। और ये 8 साल का है, इसके अंदर जो है PTI के 4 साल भी शामिल हैं। और PTI ने क्योंकि अपना जो KP के अंदर स्लोगन था उनका एक क्लेम था कि जी उन्होंने KP के अंदर बहुत आला परफॉर्मेंस दी और उसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने पोलिटिसाइज नहीं की, तकर्रीयाँ तबादले बड़े मेरिट पे किए। उसके बाद इलेक्शन इस नारे पे जीता। पंजाब के अंदर उनके दौर का भी जो एक नज़र आ रहे फिगर्स वो उतने ही बुरे हैं जितने कि नून लीग के। मैं ये कुकली पढ़ देता हूँ, चंद पढ़ता हूँ, उसके बाद सरवत आप प्लीज़ ज़रा इसकी तफसील बता दीजिएगा। पंजाब पुलिस में पिछले 8 साल में जो रिपोर्ट आई है, 8 साल में पंजाब के 12 IG तब्दील हुए। 12 IG, इसकी औसत जो थी वो 8 माह रही। टोटल 8 साल की औसत देखें। और ये वहाँ पे जो दुरानी साहब एक ही रहे KP में और उनको बहुत क्रेडिट दिया जाता था कि इसकी वजह से वहाँ पे बड़ी स्टेबिलिटी रही। उन्होंने अपने टेन्योर मुकम्मल किया। उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा अफसर आ जाता है CCPO जो लाहौर है के ओहदे पर 8 अफसरान आए और गए। हर अफसर 12 माह तक ओहदे पर रहा। ये RPOs का बताया जा रहा है कि RPOs की सूरत हाल क्या रही, क्योंकि लाहौर में शायद गालिबन CCPO होता है, तो इसलिए लाहौर का है कि 8 अफसर 12 महीने से ज़्यादा, ये वैसे बाकी औसत से ज़्यादा है। फैसलाबाद लाहौर DG खान में जो है फिर भी 12 माह टिक गया है, बाकियों में 8 माह से ज़्यादा नहीं है। RPO रावलपिंडी के 10 मरतबा तबादले हुए, दौरान औसत जो 9 महीने रही। गुजरांवाला में 8 साल में 14 RPO तब्दील हुए, औसत 6 माह। फैसलाबाद में 8 मरतबा तब्दील हुए RPOs, औसत जो थी 12 महीने। मुल्तान में 11, शेखपुरा में 12, साहिवाल सरगोदा में 10, बावलपुर में 10, DG खान में 8। अच्छा, ये इसकी बाकी तफसील सर बताएंगे। सर मैं लास्ट बता दूं कि मुख्तलिफ अजला में 8 साल के अंदर 395 DPOs का भी यही हाल रहा, जो कि डिस्ट्रिक्ट में एक आपका एक समझ लेंगे मोहरा होता है जिसने कि गवर्नेंस डिलीवर करनी होती है। और ये औसत 8 माह से ज़्यादा कोई भी DPO एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहा। ये बाकी अगर आप पढ़ दें सरवत प्लीज। जी अच्छा आमिर साहब, अलमिया तो ये भी है कि SHOs की जब हम बात करते हैं, पंजाब भर में जितने भी SHOs आए हैं हर 2 से 3 महीने के बाद उनकी तब्दीली होती रही है। लाहौर के थानों में SHOs की जो तैनाती की औसत है, दौरानिया जो उनका रहा, हर एक का तकरीबन 5 महीने रहा। शेखुपुरा चनियोट के थानों में SHOs जो थे वो औसतन हर 2 महीने के बाद तब्दील होते रहे। और कसूर के थानों में SHOs बमुश्किल 3.5 महीने गुजार चुके। यही अलमिया है हमारी गवर्नेंस का, इसी वजह से ये हालात हैं। अच्छा, ये जो है मेरा बाकी तफसीलात जो हैं तो आती रहेंगी। मेरा ख्याल हमारे साथ अगर ज्वाइन कर लिया है नईम खान साहब ने, अभी उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं आमिर साहब, राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, राब्ते की अभी कोशिश कर रहे हैं उनसे। अच्छा, बिल्कुल वो ये अब ये है कि जब IG के लेवल पे भी 8 माह औसत होगी और SHO के लेवल पे सिर्फ 5 माह के अंदर हर SHO तब्दील रहेगा,
तो फिर क्या गवर्नेंस एक्सपेक्ट किए से उम्मीद लगाई जा सकती है, और ख़ास तौर इस पे लिए कि ये गैर कानूनी भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा ख्याल आयशा अंद्राबी नाम के से ये एक केस था जिसके अंदर वाजे किया गया था कि आपने जो टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है, जो कि मेरा ख्याल एक पोस्ट का वो 3 साल के करीब है, मुख्तलिफ पोस्टों के लिए मुख्तलिफ हैं, मगर वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कहा गया था कि आपने किसी को बिला जवाज़, आपने बगैर वजह के चेंज नहीं करना, अगर किया जाए तो उसके अंदर जवाब भी कई दफ़ा देने की ज़रूरत होती है। एंगेज कर लेते हैं आमिर साहब। ये देखा गया है कि इसके अंदर कानून माजरत साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नईम खान साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें साथ मिलाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नईम खान साहब। ओवर टू यू आमिर साहब। जी नईम खान, आपने बड़ा एक शानदार दरख्शां आपका करियर रहा पुलिस में, तो ये आप बताएं कि ये जो औसत 5 माह SHO और औसत 8 माह पंजाब के अंदर रही, क्योंकि सारे पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा सिलसिला रहा, मगर पंजाब जो कि 56% है, मेरा यहाँ सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं, इससे पुलिस की कारकर्दगी पे क्या असर पड़ता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। एक्चुअली जी अगर आप इस इशू को एक होलिस्टिक तरीके से देखें, गवर्नमेंट ऑफिसेज या जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, दीज आर बेसिकली अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, और जो अफसर जो यहाँ पे जिसको ये अथॉरिटी इंट्रस्ट होती है अंडर द लॉ, so that authority is to be used in pursuing the goals and purposes of his department, which ultimately are all, उनका एम होता है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जब कभी आप एक किसी अफसर को एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, चाहे वो SHO हो, SDP हो, DPO हो, RPOs हो या सीनियर ऑफिसर्स हो, जब भी आप उनको वहां पोस्ट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि दे विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज टू अटेन ऑल दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कि उनके डिपार्टमेंट के एम्बिट में आते हैं। जब हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है कि नॉट ओनली इट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मेक्स एन ऑफिसर फील सिक्योर against external influences and interferences, और ना ही उसको फिर वो एक ऑफ होना चाहिए कि उसकी डिसीजन मेकिंग जो है इफ इट इज इंडिपेंडेंट, लीगल एंड एथिकल, तो ही शुड नॉट फियर एनी एडवर्स एक्शन और ही शुड बी एबल टू विथस्टैंड प्रेशर। नॉट ओनली द ऑफिसर but security of tenure also helps give the system as a whole stability, because वो जो continuity of focus होता है on those policies और वो जो initiatives होते हैं which have been started by that officer, that sort of help in implementing the policies better. वो तो पुलिस की, नईम खान बहुत अच्छी बात की आपने, वो तो ये तो पुलिस का बिल्कुल हो गया, सारा वर्किंग ही रुक जाती है जब उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, उसे ये नहीं पता कि कितने दिन रहना है, कितने दिन नहीं रहना, और इसलिए वो बेंड किया जा सकता है। मगर इसके ओवरऑल गवर्नेंस के ऊपर क्या असरात होते हैं, आप इसको अगर ज़रा हम उर्दू में बता सकें तो नाज़रीन को ज़्यादा समझ आएगा। गवर्नेंस पे ये है, देखें कि जी जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है ना, मतलब उसका एम जो है वो ये है कि जिसमें पब्लिक का वेलफेयर वो एम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसे है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो लॉ को, वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। जब वो ऑफिसर फ्री होंगे और फियर, उनको कोई डर नहीं होगा, उनको कोई खौफ नहीं होगा, तो इट इज एक्सपेक्टेड, तवक्को ये होगी कि उनकी डिसीजंस जो हैं वो भी ठीक होंगे और लोगों को भी एक फेयर, इंडिपेंडेंट और एक एथिकल तरीके से डिलीवरी होगी।
पुलिस स्टेशन के लेवल पे अगर आप देखें, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ SHOs इज ऑल्सो, ये भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अदर देन अदर थिंग्स, जो मेंटेनेंस ऑफ पुलिस रिकॉर्ड है वो भी अफेक्ट होता है। दूसरा ये है कि जब कोई ऑफिसर क्या कहते हैं उसको आप अपने टेन्योर से पहले ट्रांसफर करते हैं और जबकि उसका कोई कसूर भी ना हो, तो ये एक बहुत गलत सिग्नल भेजता है टू दी अदर्स, नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट बट इन सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर ये क्योंकि आप 22वें ग्रेड में रिटायर हुए हैं, हाईएस्ट लेवल तक गए हैं, तो ये सिर्फ पुलिस का मसला नहीं है, तमाम जो बाकी सेक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल PAS का भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही हाल है। वहाँ भी अगर आप सर्वे करें तो टेन्योर के इस तरह ही रहेगा। इवन 22वें 21वें ग्रेड में भी, 22वें ग्रेड में भी सेक्रेटरीज का भी शायद औसत इससे करीब करीब ही रहेगी। मगर अभी ये सिलसिला जारी है। ऑफ कोर्स इतने ओवर द ईयर्स ये पोलिटिसाइज्ड होने में हम शिकायत तो करते हैं कि जी देखें हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, और ये एक फैक्टर भी रहता है। बट साथ में गवर्नमेंट्स का रहता है। अभी रिसेंटली मैं चाहूँगा कि आपका ओपिनियन लूँ कि ये 250 लोग जो हैं वो प्रमोट हुए थे, बोर्ड बना के किए गए थे। अभी 3 माह हुए हैं कि उस बोर्ड की डिसीजन नहीं हो रही, और वहाँ बैठ के सोचा जा रहा था कि जनाब इनको किया जाए कि ना किया जाए, किसको निकाला जाए किसको नहीं है। फाइनली सुना है कि वो बोर्ड की अनाउंसमेंट, अब वो उनकी अनाउंसमेंट हो रही है, मगर ये उन्होंने किया है कि ये इनको जो जिनको कई लोगों को जिनको सुपरसीड किया गया था उनको डिफ़र कर दिया गया है 20वें ग्रेड और 21वें ग्रेड के ये अफसरान थे। साथ में जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ नईम खान, वो है 22वें ग्रेड, जो कि एक पिनिकल ऑफ ब्यूरोक्रेसी होता है। ये कुछ माह पहले किया गया और हमने देखा कि उसके अंदर जिस तरह डॉक्टर तकीर शाह की जो एक स्टेज पे निकाले जा रहे थे, और बेताशा और भी जो थी, उसके अंदर बड़ा ज़ाती चीज़ें नज़र आईं। और ओवर अ पीरियड टाइम हमने देखा है कि लोग जो किए जाते हैं उसके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दौर में 15th कॉमन के अंदर जो एक जूनियर जब कोई अफसर को फवाद हसन फवाद साहब जो आगे थे उनके अंदर भी किया, और अभी भी आपके बैच के फॉर एग्ज़ाम्पल 15th कॉमन के जो है मैं देख रहा था कि ये अहमद अरीफ औरकज़ई साहब हैं, वो अभी 20वां 21वें शायद बैच तक आ गया है। उनके डे आफ्टर डे उनकी प्रमोशन नहीं रुक रही। शायद आज़म खान से भी उनको प्रॉब्लम था। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, बाकी ब्यूरोक्रेसी में भी प्रमोशन का इशू है। हाउ डू यू डील विद दैट? आमिर साहब, यू हैव रेज्ड, आपने एक नया सब्जेक्ट छेड़ा है। बेसिकली प्रमोशन जो है इसके बाकायदा रूल्स हैं, और देयर इज अ बॉडी, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, हाई पावर बोर्ड है, इसमें सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स हैं। तो मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट बीन, मैं ये फॉलो नहीं कर पाया ये जो अभी रिसेंटली प्रमोशंस हुए हैं, क्योंकि मैं तो रिटायर हो गया था, तो उसके बाद मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दे विल बी फॉलोइंग रूल्स, और वो जो हाई सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से जो लॉ ले डाउन किया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो, ये जो आप सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात कर रहे थे, तो उसका एक डाउन साइड भी होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, और वो ये है कि व्हाट इफ द ऑफिसर गोज रोग, उसके लिए फिर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम और एक अकाउंटेबिलिटी बाय द सुपरवाइजरी ऑफिसर, वो एक बहुत लाजमी है। तो इसलिए ये बहुत मैं इसको फील करता हूँ कि जब भी आप ऑफिसर्स पोस्ट करते हैं पुलिस के हवाले से, SHOs, SDPOs, DPOs, DIGs, इवन IGs, तो पहले उनकी पोस्टिंग से पहले आप ड्यू केयर एंड डिलीजेंस कर लें। यहाँ डिलीजेंस कहाँ पे होगी नईम खान? आपको पता है कि यहाँ देखा जाता है कि कौन हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके रूल्स बेंड करके करेगा। हमारे साथ रहिएगा। मेरा सरवत ब्रेक लेना चाह रही है। बिल्कुल आमिर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। ब्रेक से वाकई गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम मुकाबिल में साबिक़ आईजी खैबर पख्तूनख्वा नईम खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। पुलिस के तबादलों और तरक्कियों के हवाले से बात हो रही थी। जी आमिर साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। जी नईम खान, क्विकली, हमारे बड़ा थोड़ा टाइम है कि ये बताएंगे कि ये जो सारे पुलिस का मैस है और बाकी ब्यूरोक्रेसी का मैस है, इसकी क्या सलूशन क्या है? जी पुलिस के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को देख रही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन जिनका आपने हवाला दिया, तो पिटिशनर है राना ताहिर सलीम साहब और मोहम्मद जावेद साहब, उन्होंने जो दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हमें एक वे फॉरवर्ड बता रही है कि जी पुलिस फोर्स जो है एज अ होल, उसमें ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये 3 उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए एट्रीब्यूट्स के कि वो पुलिस फोर्स में ये लाने होंगे। मैं इसके साथ एक कुछ और ऐड करूंगा कि जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं कॉम्पिटेंस, करेज एंड कैरेक्टर प्लस कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच। तो सिस्टम भी आप मजबूत करें, लेकिन ऑफिसर जो हैं वो भी दे ऑल्सो नीड टू एग्जिबिट, उनको भी अपनी कॉम्पिटेंस, करेज और कैरेक्टर शो करना होगा, स्टैंड लेना होगा। ये तो वैसे तो मिस इंदिराबी की भी पहले सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। बस इसमें कुछ इंडिविजुअल फेलियर्स हैं और individuals also have to, I think, pull up their socks. They have to exhibit competence, courage, character and a community-centric approach. ये तो वैसे बातों में बिल्कुल वो अच्छा, पर ईजियर सेड देन डन। इंडिविजुअल्स जो हैं वो वहाँ पे क्योंकि सियासत में बैठे हुए हैं, और आप सही कह रहे हैं कि फोर्स की तरफ से खुद भी इंटेग्रिटी दिखाने की ज़रूरत है कि इस तरह का जब बहुत ब्लेटेंटली किया जाए, जिस तरह की वहाँ पे पंजाब के अंदर ये इशू हुआ था कि आईजी को ओवरनाइट आपने तब्दील कर दिया, मगर वहाँ पे बाकी बैचमेट्स या बाकी कम्युनिटी जो है या बाकी इवन कुछ साबिक आप जैसे आईजी हज़रात ने प्रोटेस्ट किया, पर सर्विंग कोई नहीं करता और नौकरी भी नहीं छोड़ता, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे कबूल कर लेते हैं। नहीं, देखें ये मतलब इस हद तक बात नहीं जानी चाहिए कि कोई नौकरी छोड़े, लेकिन आप ये देखें कि एक फोर्स में जब आप एक सर्विस में होते हैं तो आप एक दूसरे से स्ट्रेंथ। चलिए इंशाल्लाह ताला नईम खान साहब को दोबारा से हम सहमत देंगे। बहुत माजरत, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका। नईम खान साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। इजाजत दीजिए, तमाम देखने वाले, रखिए, खुदा हाफिज।